उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। काउंटरमैन एक दो लम्हों तक अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा और फिर अचानक चौंक कर बोला, चलिए जनाब, मैं आपको तहखाने में ले चलता हूँ। इसका लहजा बेहद मौतवाना था। उसकी आवाज़ से यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो कहीं दूर से बोल रहा हो। इमरान मुस्कुराया और फिर इसने इस्बात में सर हिला दिया। काउंटरमैन ने काउंटर के दराज खोलकर एक चाबी निकाली और फिर इस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उसने चाबी से ऑटोमेटिक लॉक खोला और फिर इमरान को लिए दरवाजे के अंदर चला गया। जल्दी वो इस कमरे में पहुँच गए जहाँ काफ़ी बड़ा ट्रांसमीटर मौजूद था। इमरान तेजी से ट्रांसमीटर के सामने कुर्सी पर बैठ गया। फ्रीक्वेंसी और हेडक्वार्टर कोड बदलाओ। इमरान ने एक बार फिर काउंटरमैन की आंखों में अपनी सांप की तरह चमकती हुई आंखें डालकर तहमकाना लहजे में कहा, फ्रीक्वेंसी 20 ईस्ट 84 साउथ, कोड मैनेजर। काउंटरमैन ने यूं बतलाया जैसे कोई टेप चल रहा हो। इमरान ने ट्रांसमीटर का बटन ऑन किया और फिर काउंटरमैन की बतलाई हुई फ्रीक्वेंसी सेट करके हेडफोन कानों पर चढ़ा लिया। जल्दी ट्रांसमीटर से उभरने वाला शोर बंद हो गया और एक गुर्राती हुई आवाज़ सुनाई दी, हेडक्वार्टर स्पीकिंग ओवर। A3 स्पीकिंग सर, ओवर। इमरान ने ऐसे लहजे में बात की जैसे उसे शदीद ज़ुकाम हो गया हो। कोड दूसरी तरफ से पहले से भी ज़्यादा सख्त लहजे में पूछा गया, डेंजर। इमरान ने बड़े एतमीनान साथ जवाब दिया, A3 तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया है? तुम्हारी आवाज़ काफ़ी बदली हुई है, जल्दी जवाब दो, ओवर। दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में पूछा गया, सर X2 की टीम से झड़प हो गई थी जिससे मेरे नाक पर शदीद चोट आई है। इस वजह से मुझे बोलने में बेहद तकलीफ़ हो रही है, ओवर। इमरान ने एक माकूल बहाना बनाया। मिशन का क्या हुआ? रिपोर्ट तो, ओवर। शायद हेडक्वार्टर इमरान के बहाने पर मुतमईन हो गया था। सही उठाया गया, ओवर। इमरान ने गोल मोल सा जवाब दिया, A3 तुम लोगों की कारकर्दगी बेहद सुस्त रहती है। तुम्हें जल्द से जल्द मिशन को बायाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए, ओवर। हेडक्वार्टर की तरफ से बोलने वाले का लहजा लम्हा बलम्हा सख्त होता जा रहा था। सर कोई लाइन ऑफ एक्शन ही समझ में नहीं आ रही, ओवर। इमरान ने जानबूझकर ये फिक्रा कहा, नंबर A और नंबर 2 क्या कर रहे हैं? क्या इस मुल्क में जाकर उनकी तमाम सलाहियतें ख़त्म हो गई हैं, ओवर। हेडक्वार्टर ने धारते हुए पूछा। इमरान समझ गया कि A और 2 का इशारा शॉर्ट वायली और ब्लैक क्लार्क के मुतल्लिक है। सर मैं क्या कह सकता हूँ, हम तो उनके पाबंद हैं। अगर हमें खुली इजाज़त दी जाए तो हम अपनी मर्ज़ी से इस गेट से निपट लें, ओवर। इमरान ने बात बनाई। जवाब में चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर आवाज़ आई, ठीक है, मैं उन्हें भी ऑर्डर दे देता हूं कि वो अलहदा काम करें और तुम अलहदा काम करो। हाँ, अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो तुम उन्हें हर किस्म की इमदाद देने के पाबंद होगे और तुम दोनों पार्टियों के दरमियान तसादुम नहीं होना चाहिए। तुम दोनों फ्रीक एक दूसरे को रोज़ाना कारकर्दगी रिपोर्ट दोगे। मैं तुम्हें बतौर DIA के सरबराह की तमाम इख्तियारात देता हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से अहकाम सादिर किए जाने लगे और इमरान की आंखें मुसर्रत से चमकने लगी क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। वाकई टाइगर ने बड़े काम के आदमी पर हाथ डाला था। A3 DIA का मकामी सरबराह था। ओके सर, आप कतई बेफिक्र रहें, DIA चंद दिनों में ही X2 को बेनकाब कर देगी, ओवर। इमरान ने जब ये कहा तो वो दिल ही दिल में हंस रहा था। उसे इस तस्वुर से एक अजीब सी फरत महसूस हो रही थी कि अगर हेडक्वार्टर को इस वक्त ये मालूम हो जाए कि इससे बात करने वाला ही दरअसल X2 है तो कैसी रहेगी। ठीक है, तुम मुझे डील रिपोर्ट दोगे, ओवर। हेडक्वार्टर से हुक्म दिया गया। ओके सर, ओवर। इमरान अब बातचीत ख़त्म करना चाहता था। ओके, ओवर एंड ऑल, हस्ब तवक्को दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान मुस्कुराते हुए ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। सर पर चढ़ा हेडफोन उतार कर उसने ट्रांसमीटर हुक से लटकाया और फिर उठकर खड़ा हो गया। इमरान के पीछे खड़ा हुआ काउंटरमैन खामोश था। सुनो, मेरी बात गौर से सुनो, तुम मेरे हुक्म की तामील करोगे, तुम कैफ़े से मेरे साथ चलोगे और जो मैं पूछूंगा उसका सही जवाब दोगे। इमरान ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उसे हुक्म दिया, मैं तुम्हारे हुक्म की तामील करूंगा। काउंटरमैन ने डूबे हुए लहजे में जवाब दिया और इमरान एतमीनान से सर हिलाता हुआ वापस कैफ़े की तरफ बढ़ गया। काउंटरमैन इसके पीछे चल रहा था। जब वो दोनों कैफ़े के हाल में दाखिल हुए तो अचानक इमरान ठटक कर रुक गया। सामने दरवाजे से दो गैर मुल्की अंदर दाखिल हो रहे थे। इमरान और काउंटरमैन को इस खसूसी दरवाजे से निकलते वो दिख चुके थे। इससे पहले कि इमरान कुछ कहता, इन दोनों ने इंतहाई फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिए। हैंड्स अप, उन्होंने चीख कर इमरान से कहा। इमरान ने खामोशी से हाथ उठा दिए। कौन हो तुम और तहखाने में क्यों गए थे? एक गैर मुल्की ने चीख कर पूछा। मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का तहखाना इंस्पेक्टर हूँ, कैफ़े का तहखाना चेक करने गया था, इमरान ने इत्मीनान से जवाब दिया। इमरान के जवाब से एक दो लम्हों के लिए उनके चेहरे पर सरासीमी सी फैल गई। शट अप, तुम झूठ बोल रहे हो। 2 मिनट की खामोशी के बाद इनमें से एक बोला,
تم بتاؤ جیکر، یہ تمہارے ساتھ تہ خانے میں کیا کرنے گیا تھا؟ اب انہوں نے کاؤنٹر مین جس کا نام جیکر تھا سے سوال کیا۔ جناب میں حکم کی تعمیل کروں گا۔ کاؤنٹر مین ابھی تک ٹرانس میں تھا، اس لیے اس نے وہی حملہ دہرا دیا۔ کیا بکواس ہے، ایک غیر ملکی نے چلا کر کہا۔ اسے گرفتار کر لو۔ اس نے ارد گرد کھڑے بیروں کو حکم دیا اور اس کو حکم ملتے ہی سب بیرے مل کر عمران کی طرف بڑھے۔ جیسے وہ عمران کے قریب آئے، عمران اچانک برقی کی رفتار سے لہرایا اور دوسرے لمحے قریب کھڑا ایک بیرا اس کے ہاتھوں پر اٹھتا ہوا سامنے کھڑے ہوئے غیر ملکیوں سے جا ٹکرایا۔ یہ غیر ملکی اس کے دھکے سے دوسری طرف لٹ گیا، مگر دوسرا اپنا پہلو بچا گیا۔ اس نے پہلے کاٹتے ہی ٹریگر دبا دیا کو اس نے نشانہ عمران کا لیا تھا، مگر عمران اس کی زد میں کہاں آتا۔ وہ تیزی سے ایک سائڈ پہ ہو گیا اور گولی اس کے بجائے اس کے پیچھے کھڑے کاؤنٹر مین کے سینے میں گھستی چلی گئی اور کاؤنٹر مین ایک خوفناک چیخ مارتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ حال میں سراسیمگی اور خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ عمران ایک زوردار چم لگایا اور وہ اٹھتے ہوئے غیر ملکیوں کے سر سے ہوتا ہوا دروازے میں جا گرا۔ اس سے پہلے کہ غیر ملکی اور بہرے سنبھلتے یا پوزیشن سمجھتے، عمران نے پھرتی سے دروازے کے دونوں پٹ کھینچ کر بند کر دیے۔ اسی لمحے غیر ملکی نے فائر کیا، مگر گولی عمران کے بجائے دروازے میں لگی۔ عمران انتہائی تیزی سے دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب وہ کچھ دیر کے لیے محفوظ ہو گیا تھا، چنانچہ وہ آرام سے چلتا اپنی کار تک پہنچا۔ دوسرے لمحے اس کی کار فراٹے بھرتی ہوئی بائی روڈ سے مین روڈ کی طرف مڑ گئی۔ عمران کو بس اتنا افسوس ضرور تھا کہ وہ کاؤنٹر مین کو اپنے ساتھ نہ لے آ سکا، ورنہ وہ اسے اچھی خاصی معلومات حاصل کر لیتا۔ جلد ہی اس کی کار شادمان کالونی کی اسی کوٹھی میں پہنچ گئی جہاں کچھ دیر پہلے سپر فیاض تفتیش میں مصروف تھا اور جس سے جان چھڑانے کے لیے وہ وہاں سے بھاگا تھا۔ اب وہ جگہ خالی تھی، دونوں گاڑیاں اور لاشیں لی جا چکی تھیں۔ عمران نے کار گیٹ کے سامنے روکی اور پھر اتر کر اس نے گیٹ کے قریب سوراخ میں انگلی ڈال دی۔ دوسرے لمحے گیٹ کھلتا چلا گیا۔ عمران کار اندر لے گیا۔ اس نے کار پورچ میں کھڑی کی اور پھر اتر کر اندر کمرے میں بیٹھ گیا، لیکن کمرے میں گھستے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ تہ خانے کا خفیہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران نے جیب سے ریوالور نکالا اور پھر جھپٹ کر تہ خانے کی سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ پھر اس کی بدترین اندیشوں کی تصدیق ہو گئی۔ ٹائیگر کی رپورٹ کے مطابق اسے A3 کو تہ خانے میں موجود ہونا چاہیے تھا، مگر خالی تہ خانہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ A3 غائب تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ DI ایک خاصی مستعد اور فعال تنظیم ہے، عمران نے دل ہی دل میں سوچا اور واپس مڑ گیا۔ دراصل اس سے غلطی ہوئی تھی، وہ فیاض کی وجہ سے چلا گیا تھا، مگر فیاض کے چاہتے ہی DI A3 کو لے اڑی۔ اس طرح عمران کی تمام سکیم چوپٹ ہو کر رہ گئی۔ ویسے اب اسے یقین تھا کہ وہ کیفے بھی تباہ کیا جا چکا ہوگا، اس لیے فی الحال ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تہ خانے کا دروازہ بند کر کے عمران دوبارہ کار میں آ بیٹھا، پھر اس کی کار جلد ہی کوٹھی سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ کی عمارت آدھی رات کے وقت بھی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ اس عمارت کے گرد سرچ لائٹوں کا ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ عمارت کا چپا چپا روشن تھا، اور پھر ملٹری پولیس اور سیکریٹریٹ کا خصوصی حفاظتی عملہ بے حد چوکنا رہتا تھا۔ اس عمارت کے اندر ملک کے خفیہ ترین راز پوشیدہ تھے اور ان رازوں کی حفاظت کے لیے ایسا انتظام کیا گیا تھا۔ پہرے داروں کی نظروں سے گزرے بغیر مکھی بھی اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ عمارت سے کافی دور ایک خالی مکان کی چھت پر شارٹ وائلی اور بلیک کلارک لیٹے ہوئے بغور عمارت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بڑا زبردست حفاظتی انتظام کیا گیا ہے، شارٹ وائلی نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر انہیں معلوم نہیں کہ ان کا پالا کن سے پڑا ہے، بلیک کلارک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، ویسے مجھے امید تو ہے کہ ہمارا پلان کامیاب رہے گا، شارٹ وائلی نے تذبذب بھرے لہجے میں کہا۔ بالکل کامیاب ہوگا، ہمارا پلان ہی ایسا ہے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بلیک کلارک کا لہجہ اعتماد سے بھرپور تھا۔ پھر کافی دیر تک وہ دونوں خاموش رہے، ان کی نظریں اب بھی عمارت پر ہی لگی ہوئی تھی۔ ابھی تک انہیں شبہ نہیں ہوا، ورنہ ضرور پہرے داروں میں ہلچل پیدا ہو جاتی۔ شارٹ وائلی نے دوبارہ سرگوشی کی۔ دیکھتے جاؤ، ان کو شبہ بھی نہیں ہوگا اور ہم اپنا کام کر جائیں گے۔ بلیک کلارک ضرورت سے زیادہ پر امید تھا۔ اس سے پہلے کہ شارٹ وائلی کو جواب دیتا، ان کے کانوں میں ایک ہلکی سی سیٹی کی آواز گونجی۔ سیٹی کی آواز مکان کے نچلے حصے سے آ رہی تھی اور وہ دونوں ہی چونک پڑے۔ میں چلتا ہوں، میرا خیال ہے کہ کام مکمل ہو گیا ہے، تم یہاں سے نگرانی کرو، اگر کوئی گڑبڑ ہو تو مجھے ٹرانسمیٹر پر اشارہ کرنا، شارٹ وائلی نے بلیک کلارک سے کہا اور پھر رینگتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک کلارک نے ایک لمحہ کے لیے مڑ کر شارٹ وائلی کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر دوبارہ عمارت پر نظریں جما دی۔
शॉर्ट वायली तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे एक हाल में पहुंच गया। हाल में इस वक्त 10 के करीब मुसल्लह आदमी खड़े थे। हाल के फर्श पर एक कोने में सीढ़ियां नीचे जा रही थी। शॉर्ट वायली तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया। सीढ़ियां उतरकर वो काफ़ी नीचे बने हुए एक तहखाने में पहुंच गया। यहाँ तकरीबन 5 आदमी मौजूद थे। तहखाने की एक दीवार में काफ़ी बड़ा सुराख बना हुआ था जो आगे की तरफ चला गया था। काम मुकम्मल हो गया। शॉर्ट वायली ने एक आदमी से पूछा, यस सर, नक्शे के मुताबिक सुरंग ठीक रिकॉर्ड रूम में निकली है। इस आदमी ने जवाब दिया, वेरी गुड। कोई वक्त तो नहीं हुई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? शॉर्ट वायली ने मुसरत भरे लहजे में पूछा, सर इन लोगों ने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। इमारत की बुनियादें और निचली दीवारें शीशे की बनी हुई हैं जिनमें सुरंग लगाना तकरीबन नामुमकिन है, मगर हमारी ये जदीद तरीन मशीन 04 बनाई ही इसी खदशे के पेश नज़र गई है। उसने शीशे की दीवार को यूँ काट दिया जैसे तार साबुन को काटता है। इस आदमी ने फर्श पर पड़ी हुई एक छोटी सी मशीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, चूहा भेजकर तसल्ली कर ली गई है। शॉर्ट वायली ने सुरंग खोदने वाली जदीद तरीन एटमिक मशीन की तरफ तहसीन भरी नज़रों से देखते हुए कहा, नहीं, मैंने सोचा कि ये काम आपके सामने सर अंजाम दिया जाए ताकि आपकी मुकम्मल तसल्ली हो जाए। इस आदमी ने, जो शायद इस ऑपरेशन का इंचार्ज था, जवाब दिया, भेजो। शॉर्ट वायली ने कहा। उसने पास खड़े एक आदमी को इशारा किया। इस आदमी ने थैले में से एक मोटा ताज़ा चूहा निकालकर इंचार्ज के हाथ में दे दिया। चूहे की कमर में बाकायदा बेल्ट बंधी हुई थी और इस बेल्ट के साथ एक नायलॉन की बारीक सी रस्सी थी। इंचार्ज ने बेल्ट से पकड़कर चूहे की सुरंग के दहाने पर छोड़ दिया। खुद रस्सी का दूसरा सिरा हाथ में पकड़ लिया। चूहा जो इसके हाथ में तड़प रहा था, आज़ादी मिलते ही तेज़ी से सुरंग की तरफ दौड़ने लगा। काफ़ी देर तक रस्सी खिसकती रही, फिर इसकी रफ्तार आहिस्ता हो गई, हत्ता कि चंद लम्हों बाद रस्सी ख़त्म हो गई। इंचार्ज ने रस्सी ख़त्म होते ही उसे दोबारा खींचना शुरू किया। वो रस्सी को तेज़ी से खींचता चला गया। सब लोग बड़े इश्तियाक से ये तमाशा देख रहे थे। शॉर्ट वायली की नज़रें भी सुरंग के दहाने पर जमी हुई थी। चंद लम्हों बाद रस्सी के साथ बंधा हुआ चूहा भी खींचता हुआ सुरंग के बाहर आ गया और बारीक आवाज़ भी चींची कर रहा था। शायद यूँ ज़बरदस्ती खींचे जाने पर एहतजाज कर रहा था, मगर इसके एहतजाज की वहाँ क्या परवाह थी। इंचार्ज और शॉर्ट वायली बगौर चूहे के जिस्म को मुलाहिजा कर रहे थे। ये देखिए, शीशे के ज़रात उसके जिस्म से चिमटे हुए साफ नजर आ रहे हैं। इंचार्ज ने मुसरत आमेज़ लहजे में कहा, हाँ ठीक है, सुरंग वाकई कामयाबी से लगाई गई है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। शॉर्ट वायली ने मुसरत भरे लहजे में कहा। फिर रिवॉल्वर का चैम्बर चेक करके उसने हाथ में पेंसिल, टॉर्च और एक तरफ पड़ा हुआ कैमरा नुमा आला उठाया और सुरंग के अंदर दाखिल हो गया। सुरंग के अंदर वो घुटनों के बल चलता हुआ जा रहा था। हाथ में पकड़ी हुई पेंसिल, टॉर्च रोशन थी। उसकी बारीक सी शुआ उसे रास्ता दिखाने में खासी मुआवन साबित हो रही थी। तेजी से आगे बढ़ता हुआ वो जल्दी उस जगह पहुंच गया जहां शीशे की दीवार थी। इसमें बना हुआ सुराख गो कदरे तंग था, लेकिन इतना ज़रूर था कि वो आसानी से अंदर दाखिल हो सकता। चनाचा वो बड़ी एहतियात से अंदर दाखिल हो गया। दीवार क्रॉस करते ही वो एक काफ़ी बड़े हाल में पहुंच गया। हाल में चारों तरफ बड़ी बड़ी अलमारियां मौजूद थी जिन पर नंबर लिखे हुए थे। शॉर्ट वायली ने जेब में से एक कागज़ निकाला। फिर पेंसिल टॉर्च की रोशनी में इसने कागज़ पर बना हुआ नक्शा बगौर देखा। उसने कागज़ दोबारा जेब में रखा और फिर हाथ में पकड़े हुए कैमरे नुमा आले का रुख एक अलमारी जिस पर नंबर 4 लिखा हुआ था की तरफ करवाया। वो आहिस्ता आहिस्ता इस अलमारी की तरफ बढ़ रहा था। अलमारी के करीब पहुंचकर उसने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा और फिर नजरें अलमारी पर गाड़ दी। उसे इतना तो अच्छी तरह मालूम था कि यहाँ मौजूद हर अलमारी के गिर्द हिफाजत के जदीद साइंसी इंतजाम ज़रूर किए होंगे। एक लम्हे तक सोचने के बाद उसने आले को दस्ते पर लगा हुआ बटन धीरे से दबा दिया। बटन दबते ही आले की नाल से सुर्ख रंग की बारीक शुआ निकली और अलमारी पर पड़ते ही छमाका हुआ जैसे कोई सर्किट टूट गया हो। शॉर्ट वायली धीरे से मुस्कुराया। हिफाजती निज़ाम का सर्किट इस एरोन शुआ की वजह से ख़त्म हो चुका था। शॉर्ट वायली ने आले का एक और बटन दबाया। इस दफ़ा सुर्ख शुआ की बजाय सब्ज़ रंग की तेज़ शुआएँ निकली और अलमारी के ऊपर वाले हिस्से पर पड़ने लगी। तकरीबन 1 सेकंड बाद अलमारी का वो हिस्सा पिघलना शुरू हो गया। अब उसने अलमारी के अंदर से एक मोटी सी फाइल निकाली। ये सब्ज़ रंग की काफ़ी मोटी फाइल थी। उसने बड़ी बेचैनी से फाइल के ऊपर लगी हुई सील तोड़ी और फिर फाइल ने खुलते ही उसे उछलने पर मजबूर कर दिया। ये फाइल इस मुल्क और एक और मुल्क के दरमियान मौजूद एक अहम दिफाई मुआहदे के कागजात से भरी हुई थी। ये एक ऐसी फाइल थी जिसके बिना पर शॉर्ट वायली का मुल्क इस मुल्क को तिगनी का नाच नचा देता। एक इंतहाई खुफिया राज उसके हत्थे चढ़ चुका था। उसने आहिस्ता से फाइल को एक तरफ फर्श पर रखा और अलमारी के अंदर मौजूद दूसरी फाइलों को चेक करने लगा, मगर
मगर कोई भी फाइल इसके काम की ना थी और जिस काम के लिए वो आया था वो हनूस नामुकम्मल था। शौर्य वाली ने अंदर हाथ डालकर अलमारी का लॉक ओपन किया और अलमारी के पट खोल दिए। अलमारी में तकरीबन 100 के करीब फाइलें मौजूद थी। उसने सारी फाइलें देख ली मगर उसके मतलूबा फाइल उसे अभी तक ना मिल सकी और खाली अलमारी उसका मुंह चिढ़ा रही थी। इस नाकामी ने उसे झुंझुला दिया। अचानक उसके जहन में एक धमाका हुआ और इसने पेंसिल टॉर्च की रोशनी में अलमारी की दीवारों को बगौर देखना शुरू कर दिया। जल्दी बाएं कोने में एक छोटे से बटन पर उसकी टॉर्च से निकलने वाली रोशनी ठहर गई। उसने उंगली से इस बटन को दबाया। बटन दबते ही अलमारी की पिछली दीवार एक तरफ सरकती चली गई। अब सामने एक छोटे से तहखाने में सुर्ख रंग की एक फाइल नजर आने लगी। इसने फाइल पकड़ने से पहले इस कैमरा नुमा आले का रुख इस फाइल की तरफ किया और एक बटन दबा दिया। सुर्ख रंग की शुआ तेजी से इस फाइल पर पड़ी और एक धमाका हुआ। इसने आले का बटन बंद करके एतमीनान की एक तवील सांस ली। उसकी एहतियात की आदत काम कर गई, वरना वो जैसे ही फाइल को हाथ लगाता खतरे के अलार्म बज उठते और सारा मिशन ही नाकाम हो जाता। अब इसने एतमीनान से फाइल को उठा लिया। फाइल के ऊपर सुनहरे अल्फाज में सिर्फ 2 लफ्ज़ दर्ज थे, X2 और इंतहाई अहम। इंतहाई खुफिया के अल्फाज साफ नजर आ रहे थे। शौर्य वाली ने तेज़ी से फाइल एक तरफ रखी और फिर बाकी फाइलें उठाकर वापस अलमारी में रखनी शुरू कर दी। सिर्फ X2 की फाइल और वो पहले वाली मोटी फाइल इसने बाहर रहने दी। फिर उसने दोनों फाइलें उठाई और वापस सुरंग की तरफ चल दिया। इसका दिल मुसरत से लुबरेज था और जहन में अपनी कामयाबी का तसव्वुर। वो X2 की खुफिया तरीन फाइल के साथ साथ एक ऐसी फाइल भी लिए जा रहा था जिस पर यकीनन उसकी हुकूमत उसे ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करेगी। वो सुरंग में रिकता हुआ वापस बखैर व आफियत कमरे में पहुँच गया जहाँ मौजूद अफराद दिल ही दिल में उसकी कामयाबी की दुआएं मांग रहे थे। कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी। शौर्य वाली ने कमरे में दाखिल होते ही नारा लगाया और वहाँ मौजूद अफराद के दिल मुसर्रत से लबरेज हो गए। टाइगर ने बैक मिरर में एक आदमी को हाथ उठाते देखा और वो समझ गया कि दूसरे लम्हे क्या होने वाला है। उसने चलती कार में से दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। वो काफ़ी दूर तक लड़कता खाता हुआ चला गया। उसी लम्हे एक ज़ोरदार धमाका हुआ, फिर कार के चंद पुर्जे उड़कर इस पर आ गिरे। न जाने चोटें कहाँ लगी थी कि उसका जहन अचानक तारीकी में डूबता चला गया। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक हस्पताल में मौजूद पाया। उसके सर और बाजू पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। वो अपने छोटे से कमरे में अकेला था। उसके जिस्म पर अभी तक उसका अपना ही लिबास था। अभी शायद उसे हस्पताल का मखसूस लिबास नहीं पहनाया गया था। होश में आते ही वो चंद लम्हों तक खाली जहन की कैफियत में पड़ा छत को देखता रहा। फिर उसके जहन के स्लेट पर हल्के हल्के मदम से नकूश उभरने शुरू हो गए। उसका शऊर बेदार हो रहा था और फिर उसे गुजरे हुए तमाम वाक़यात याद आ गए और वो चौंक कर उठ बैठा। उसने अपने बाजू और टांगे हिला कर देखा, सब कुछ ठीक ठाक था। शायद सर की चोट की बिना पर वो बेहोश हो गया था। अपने आप को सही पाकर हकीकत में उसे बेहद खुशी हुई। टाइगर आहिस्ता से पलंग से नीचे उतरा, पलंग के नीचे मौजूद बूट पहने और फिर दबे पाँव दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा बंद था। उसने इसकी मामूली सी झुरी में झांक कर देखा तो बाहर दरवाजे पर एक सिपाही राइफल पकड़े खड़ा था। तो मैं इस वक्त पुलिस की तहवील में हूँ, उसने दिल ही दिल में सोचा और फिर मुस्कुरा दिया। अब इसका ध्यान कमरे में मौजूद खिड़कियों की तरफ गया। खिड़कियाँ वहाँ मौजूद ज़रूर थी मगर इन पर लगी हुई मोटी मोटी सिलाखें भी उसको साफ नजर आ रही थी। वो सोचने लगा कि सिपाही को किस तरह चलते कर बाहर निकालना चाहिए। फिर टाइगर ने कोशिश की कि हल्का सा खटका हो और जब वो हल्का खटका हुआ और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक राइफल बरदार सिपाही ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका। फिर दूसरे लम्हे बेड खाली देखकर वो तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। दूसरे लम्हे दरवाजे के पीछे मौजूद टाइगर का हाथ लहराया और एक जोरदार मुक्का सिपाही की कनपट्टी पर पड़ा। एक ही मुक्का हैरतज़दा और बेखबर सिपाही के लिए काफ़ी साबित हुआ। वो लहराता हुआ फर्श पर ढेर होने लगा तो टाइगर ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसे एक हाथ से संभाल लिया और दूसरे हाथ से उसकी राइफल पकड़ ली। उसने बेहोश सिपाही को घसीटकर दरवाजे के पीछे कोने में डाल दिया और दीवार के साथ ही उसकी राइफल भी टिका दी। ये काम करते ही उसने दरवाजे से झांका। सामने नजर आने वाला बरामदा खाली था। अस्पताल से बाहर निकलकर टाइगर ने इत्मीनान की एक सांस ली। अब वो आज़ाद था। वो तेज़ी से फुटपाथ पर चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। वो जल्द से जल्द अस्पताल की इमारत से दूर जाना चाहता था क्योंकि किसी भी लम्हे सिपाही की बेहोशी उसके फरार का राज जाहिर हो सकता था। तकरीबन 200 गज का फासला तय करने के बाद उसे एक खाली टैक्सी मिल गई, शादमान कॉलोनी। उसने अंदर बैठते ही ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने सर हिलाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। जल्दी टैक्सी शादमान कॉलोनी के पहले मोड़ पर पहुँच गई। यहीं रोक दो, टाइगर ने ड्राइवर से कहा।
ड्राइवर ने ब्रेकें लगा दी। टाइगर ने गाड़ी से उतरकर जब जेब में हाथ डाला तो उसके जहन में धमाके होने लगे। उसकी जेबें खाली थी। पुलिस ने शायद तमाम कागजात और बटवा अपनी तहवील में ले लिया था। अब ड्राइवर को रकम देने का मसला था। इसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर उसकी नजरें कमीज के सोने के कफ लिंक्स पर पड़ी। उसने खामोशी से एक कफ लिंक उतारा और ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया। मैं बटवा घर भूल गया हूँ, ये सोने का कफ लिंक रख लो, टाइगर ने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर हैरत से सोने के कफ लिंक को देखने लगा। ये कफ लिंक शायद उसके किराया से 200 दर्जे ज़्यादा कीमती था। कोई बात नहीं साहब, आप ये रख लें, ड्राइवर ने इंतहाई हमदर्दाना लहजे में जवाब दिया। नहीं, ये तुम रखो, मैंने तुम्हारी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। मैं तुम्हें किराया देकर किसी भी वक्त ये वापस ले लूँगा। ये मेरी तुम्हारे पास इमानत है, टाइगर ने कहा। फिर कफलिंग उसके हाथ में रखकर लापरवाही से चलता हुआ आगे बढ़ गया। ड्राइवर चंद लम्हों तक उसे हैरत से देखता रहा और फिर वो गाड़ी मोड़कर वापस चला गया। टाइगर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। फिर जैसे ही वो ब्लॉक नंबर 2 की तरफ मुड़ा, बेइख्तियार ठटक कर रह गया। कोठी के गेट पर थोड़े फासले पर एक सुर्ख रंग की कार खड़ी थी और 2 आदमी गेट के सामने खड़े थे। अंधेरा चूंकि फैल चुका था, इसलिए उनकी शक्लें साफ नजर नहीं आ रही थी। टाइगर एक दरख्त की आड़ में रुक गया। उसे मामला कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मशकूक नजर आ रहा था। फिर वो ये देखकर हैरान रह गया कि एक आदमी दीवार पर चढ़ा। उसने झुककर अंदर से एक आदमी को बाजुओं से पकड़ा, ऊपर दीवार पर खींचा और इधर खड़े हुए आदमियों के हवाले कर दिया। वो आदमी बेहोश था। उसी लम्हे टाइगर के जहन में ख्याल आया कि कहीं ये आदमी DIA के अफराद ना हों और A3 को ले जा रहे हों, तो इसका मतलब है कि इमरान अभी तक कोठी नहीं पहुँचा। टाइगर ने दिल ही दिल में सोचा। फिर उसका जहन उन लोगों के ताकुब के मुतल्लिक सोचने लगा। वो चाहता था कि उनके मेन सेंटर का पता चलाए। ये फैसला करते ही वो तेजी से दूसरी गली में मुड़ गया और फिर तेज तेज कदम चलाता हुआ जब वो एक और गली के मोड़ से निकला तो उससे तकरीबन 3 फुट के फासले पर कार मौजूद थी। दूसरे लम्हे उससे भागकर कार के करीब जाना पड़ा क्योंकि कार स्टार्ट हो रही थी। दूसरे लम्हे वो तेजी से आगे बढ़ा। फिर उसने एक हल्की सी छलांग लगाई और फिर झपकते ही वो कार के ऊपर लगा हुआ जंगला पकड़कर बंदर की तरह जंगले पर चढ़ गया। कार अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। कार में बैठे हुए अफराद ने टाइगर की एक झलक सी महसूस की, मगर उन्होंने उसे अपना वहम समझकर उसे टाल दिया। उनके तो जहन में भी नहीं आ सकता था कि कोई शख्स आंख झपकने की देर में चलती गाड़ी पर यूं चढ़ सकता है। काफ़ी दूर जाने के बाद कार की रफ्तार आहिस्ता हो गई। टाइगर चौंक कर अलर्ट हो गया। कार अब एक कच्ची सड़क पर उतर गई। वो टाइगर को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका जिस्म किसी तूफान की जद में आ गया हो। वो जंगले पर हाथ पैर टिकाए बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाले हुए था। वो ये भी नहीं चाहता था कि कार वालों को उसकी मौजूदगी का एहसास हो। फिर उसे तकरीबन 200 गज दूर अंधेरे में एक बड़ी इमारत का हियोला नजर आने लगा। इमारत कतई अंधेरे में डूबी हुई थी। कार की रफ्तार अब काफ़ी आहिस्ता हो गई थी, इसलिए उसने अपने आप को संभाला। फिर अचानक उसने एक बड़ी सी झाड़ी के करीब आते ही छलांग लगा दी। कार आगे बढ़ गई। वो संभलकर झाड़ी में ही दुबक गया। कार चंद फुट दूर जाकर रुक गई। कार के दरवाजे खुले और 3 आदमी दरवाजे खोलकर बाहर निकले। उन्होंने हाथों में मशीन गनें उठाई हुई थी। वो काफ़ी देर तक बगौर इधर उधर देखते रहे। शायद उन्होंने टाइगर को गिरते देख लिया था या उन्होंने उसके गिरने का धमाका सुन लिया था। बहरहाल वो इधर उधर देखते रहे। फिर शायद उन्होंने उसको भी अपना दहम समझकर दोबारा कार में सवार हो गए और कार आगे बढ़ गई। इमारत के करीब जाकर कार रुकी और फिर 3 बार हल्के हल्के हॉर्न बजाए। इमारत का गेट खुला और फिर कार इमारत के अंदर गायब हो गई। गेट दोबारा बंद हो चुका था। कार इमारत के अंदर जाते ही टाइगर झाड़ी से निकला और फिर तेजी से इमारत की तरफ बढ़ने लगा। अंदर किले की इमारत कतई सुनसान और तारीक थी। कंपाउंड में बड़ी बड़ी घास और झाड़ियाँ थी। वो इनमें रेंगता हुआ असल इमारत के बरामदे में पहुंच गया। इमारत का बरामदा कतई सुनसान और शिकस्ता था। वो बरामदे में से होता हुआ अंदर एक कमरे में पहुंच गया। अभी वो कमरे को अच्छी तरह देख भी नहीं सका था कि अचानक कमरे की एक दीवार से खिसकती हुई नजर आई। वो तेजी से एक ईंटों के ढेर के पीछे छुप गया। दीवार पूरी तरह खिसकी तो अब वहां सीढ़ियां नीचे जाती हुई नजर आ रही थी। एक नकाबपोश सीढ़ियां चढ़ता हुआ इस कमरे में आया। उसने इधर उधर देखा। उसके हाथ में मशीन गन थी और फिर वो इधर उधर देखता हुआ इन ईंटों के ढेर की तरफ बढ़ गया। शायद उसे शुबा हो गया था। टाइगर उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर चौकन्ना हो गया। फिर जैसे ही वो आदमी करीब आया, टाइगर तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में ईंट थी। वो आदमी अचानक उसे देखकर इस्तरारी तौर पर ठटक गया। दूसरे लम्हे टाइगर का हाथ बुलंद हुआ और ईंट पूरी कुव्वत से इस आदमी के सीने पर पड़ी और वो नकाबपोश एक हल्की सी चीख मारता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। टाइगर ने तेजी से बढ़कर इसकी कनपट्टी पर एक जोरदार मुक्का चढ़ दिया। अब वो नकाबपोश मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुका था। उसने तेजी से उसे घसीटकर ईंटों के ढेर की दूसरी तरफ डाल दिया।
پھر اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے، اس کی وردی اور نقاب اتارا، پھر اس نے اپنے کپڑے اتارے اور نقاب پوش کی وردی پہن کر اسی کا نقاب منہ پر چڑھایا اور مشین گن سنبھال لی۔ مشین گن سنبھالے وہ واپس سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ جب وہ تیسری سیڑھی پر پہنچا تو دیوار خود بخود برابر ہو گئی۔ ٹائیگر سسٹم کو سمجھ گیا، وہ سیڑھیاں اتر کر ایک کمرے میں پہنچا، وہاں ایک اور نقاب پوش دروازے کے اندر کھڑا تھا۔ کون تھا؟ اس نے پوچھا۔ کوئی نہیں، ٹائیگر نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ وہ نقاب پوش کندھے جھٹک کر دوبارہ پہرا دینے کھڑا ہو گیا۔ ٹائیگر اس کمرے سے نکلتا ہوا ایک برآمدے میں پہنچ گیا۔ برآمدے میں تیز روشنی کا انتظام تھا، شاید انہوں نے اندر جنریٹر جلایا ہوا تھا۔ اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ٹائیگر ایک لمحے کے لیے جھجک کر اندر داخل ہو گیا۔ ایک بڑا ہال تھا جس میں تقریباً 6 آدمی ایک میز کے گرد بیٹھے تھے۔ ٹائیگر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ لیکن نقاب پوش نے تہمکانہ لہجے میں پوچھا، کون تھا؟ ٹائیگر آواز پہچان گیا، یہ آواز A3 کی ہے جسے وہ بے ہوش کر کے لے گیا تھا۔ کوئی نہیں، ٹائیگر نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ A3 اس کی آواز سن کر ذرا چونکا، مگر شور والی نے بات کاٹ دی۔ اچھا چھوڑو، ہم جو بات کر رہے تھے وہ بہت اہم ہے۔ شور والی کے لہجے میں تیزی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ پلان بہترین ہے۔ ہم اس پلان کے ذریعے بڑی آسانی سے اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں، A3 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر ہیڈ کوارٹر سے حکم آیا ہے کہ نمبر A اور 2 علیحدہ کام کرے اور DIA مرکز علیحدہ کام کرے۔ ایک نقاب پوش نے درمیان میں لقمہ دیا۔ یہ غلط ہے، میں نے آتے ہی ہیڈ کوارٹر سے بات کر لی ہے۔ میرے خیال میں سب سینٹر سے کسی غلط آدمی نے انہیں کال کر کے ایسی بات کی ہوگی، جبکہ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا۔ میں نے انہیں سمجھا دیا ہے۔ A3 شاید تمام ذمہ داری اپنے سر لینے سے گھبرا رہا تھا اور پھر وہ سب پلان کی تفصیلات طے کرنے لگے۔ کافی دیر بعد میٹنگ برخاست ہوئی تو سب ممبران ہال سے باہر نکل گئے اور ان کے پیچھے ہی محافظ تھے۔ برآمدے میں پہنچتے ہی ٹائیگر خاموشی سے ایک ستون کی آڑ میں رک گیا۔ جب باقی لوگ آگے بڑھ کر ایک اور کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ستون کی آڑ میں سے نکلا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا زینوں کی طرف بڑھا۔ زینوں پر موجود محافظ کو اس نے بتلایا کہ چیف نے اسے باہر کسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ اس نے دروازہ کھول دیا۔ پھر وہ اجرت سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا واپس اسی شکستہ کمرے میں پہنچا جہاں پہلے محافظ کی لاش اینٹوں کے ڈھیر کے پیچھے پڑی تھی۔ وہ پھرتی سے باہر والے برآمدے میں پہنچا اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا اسی گندے پانی والے درے کے قریب پہنچ گیا۔ اچانک عمارت کی وہ سائڈ روشن ہو گئی، لیکن ٹائیگر اچھل کر ایک ہی جمپ میں وہ کراس کر گیا۔ اب وہ قلعے کے باہر تھا۔ وہ ایک جھاڑی میں دہک گیا۔ چند لمحوں بعد روشنی دوبارہ غائب ہو گئی۔ شاید محافظ ٹائیگر کو چیک نہ کر سکے تھے۔ روشنی غائب ہوتے ہی ٹائیگر پھرتی سے اپنی جگہ سے کھسکا اور پھر جھاڑیوں میں سے ہوتا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا جلدی سڑک پر پہنچ گیا۔ اب یہاں شہر جانے کے لیے ظاہر ہے اسے پیدل مارچ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے پہلے عمران سے بات کرنا ضروری سمجھا اور دوسرے لمحے وہ واچ ٹرانسمیٹر پر عمران سے کنیکٹ کرنے لگا۔ جلدی رابطہ قائم ہو گیا اور ٹائیگر نے عمران کو پوری رپورٹ دے دی۔ وہ اطمینان سے سڑک سے کافی دور ہٹ کر شہر کی طرف چلنے لگا۔ کیپٹن شکیل، صفدر، جولیا، تنویر، چوہان اور نعمانی سب اس وقت ارباب کالونی کے ایک کوٹھی کے ہال میں موجود تھے۔ وہ باقاعدہ طور پر DIA کے رکن بن چکے تھے۔ DIA کے سربراہ نے ان کے گروپ کا فرسٹ چیف اسی نوجوان مارٹن کو بنایا تھا اور ان کی رہائش کا انتظام ارباب کالونی کی ایک کوٹھی میں DIA کی طرف سے کر دیا گیا تھا۔ آج اس کوٹھی میں ان کا پہلا دن تھا۔ وہ سب اچھی طرح جانتے تھے چونکہ یہ کوٹھی انہیں DIA کی طرف سے ملی تھی، اس لیے اس کوٹھی میں یقیناً ایسا خفیہ انتظام کیا گیا ہوگا کہ ان کے درمیان ہونے والی تمام بات چیت ہیڈ کوارٹر میں ٹیپ ہوتی رہے۔ وہ انہوں نے ڈیکٹا فون تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی تھی مگر وہ ناکام رہے تھے۔ اس کے باوجود انہیں یقین تھا کہ طاقتور ڈیکٹا فون ضرور یہاں موجود ہوں گے۔ ابھی انہیں مارٹن کا فون آیا تھا کہ وہ کوٹھی میں آ رہا ہے، ایک انتہائی اہم کام درپیش ہے اور اب حال میں بیٹھے یہ سب اس اہم کام کی گفتگو کر رہے تھے۔ جولیا جب اس کوٹھی میں آئی تھی تو وہ زیادہ تر خاموش بیٹھی کسی گہری سوچ میں غرق رہتی تھی اور ابھی بھی وہ کسی سوچ میں غرق تھی۔ چند لمحوں بعد ہال کا دروازہ کھلا اور مارٹن مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ہیلو ممبران، کیا حال ہیں؟ اس نے کرسی پر بڑی بے تکلفی سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، صفدر نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ مس جولیا مجھے کچھ ناراض سی معلوم ہوتی ہے، شاید X2 کے فرق میں ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ مارٹن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، تمہیں ہمارے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ جولیا پھٹ پڑی۔ سوری مس جولیا، میرا مقصد آپ کو ناراض نہیں کرنا تھا۔ ویسے ایک خوشخبری سن لیجیے کہ X2 کو آپ کے متعلق علم ہو چکا ہے کہ آپ DIA کے رکن بن چکے ہیں۔ مارٹن کے لہجے میں زہریلا پن نمایاں تھا۔ اس خبر نے سارے ممبران پر ایٹم بم کا اثر کیا۔ وہ سب ہراساں نظر آنے لگے۔ کیپٹن شکیل کے چہرے پر تو حسب معمول اطمینان تھا مگر آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بھی پریشان ہو گیا ہو۔
تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ X2 کو ہمارے متعلق علم ہو چکا ہے؟ کیپٹن شکیل اور صفدر نے بیک وقت ایک ہی سوال کیا۔ اوہ، تم لوگ ابھی DIA کے متعلق نہیں جانتے، ورنہ تم یہ الفاظ نہ کہتے۔ تم خود سوچو کہ DIA کو کیسے معلوم ہوا کہ رانا ہاؤس میں X2 اور تم لوگوں کے درمیان کیا بات ہوئی ہے۔ جب DIA اس خفیہ ترین میٹنگ کا حال معلوم کر سکتی ہے تو یہ بات معلوم کرنا کون سا دشوار ہے؟ مارٹن نے جواب دیا اور سب لوگ DIA کے متعلق سوچنے لگے کہ DIA کی تنظیم کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ اچھا، اب آپ لوگ میری بات غور سے سنیں۔ ایک اہم مسئلہ پر آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ آج رات کو شور وائلی، بلیک لارک اور اس کے ساتھی X2 کو بے نقاب کرنے کے لیے اس اہم پلان پر عمل کرنے والے ہیں۔ میری ذاتی خواہش ہے کہ X2 کو بے نقاب کرنے کا صحرا بجائے شور وائلی اور بلیک لارک کے ہمارے گروپ کے سر بندھے۔ اس طرح ہیڈ کوارٹر میں ہمارے گروپ کی اچھی پوزیشن بن جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ باہر کی 2 ایجنٹ تمام کریڈٹ لے جائیں، اس لیے میں نے یہ پلان بنایا ہے کہ آج رات کو جب وہ لوگ پلان مکمل کر کے ہیڈ کوارٹر پہنچے، ہم لوگوں نے ان پر حملہ کر کے ان سے تمام کریڈٹ چھین لے تاکہ ہیڈ کوارٹر کو ہم یہ بتلا سکیں کہ اصلی کام ہم نے کیا ہے۔ مارٹن نے اپنا پلان پیش کیا۔ ویری گڈ، یہ آپ نے خوشخبری سنائی ہے، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں یکدم مسرت جھلکنے لگی اور باقی ممبران کے چہرے بھی کھل گئے۔ مارٹن ایک ایک چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، رات کے 2 بجے یہاں سے نکل کر شہر سے باہر مضافات کی طرف جانے والی سڑک کے 12ویں میل پر پہنچ جائیں۔ میں آپ کو وہیں ملوں گا۔ وہاں سے ہم اکٹھے ہو کر بڑھیں گے اور اپنے پلان پر عمل کریں گے۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، آپ سب مسلح ہو کر وہاں پہنچ جائیں، میں وہیں ملوں گا۔ مارٹن نے آخری بار ہدایت کی اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مارٹن کے جاتے ہی حال میں مدم سی سرگوشیاں پھیل گئی۔ کیپٹن شکیل نے منہ پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر جیب سے ایک کاغذ نکال کر اس پر تیزی سے کچھ لکھنے لگا۔ لکھنے کے بعد اس نے کاغذ تیزی سے باری باری سب کے سامنے کھسکا دیا۔ سب نے کاغذ پڑھ کر اسبات میں سر ہلایا اور پھر کیپٹن شکیل نے کاغذ کے ٹکڑے کر دیے۔ بلیک زیرو گہری سوچ میں غرق کمرے میں بیٹھا تھا۔ ممبران سے اس کا رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ عمران حسب معمول غائب تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ عجیب سی سچویشن بن چکی تھی۔ اسے نہ ہی یہ علم تھا کہ شور وائلی اور بلیک کلارک اور مقامی DIA تنظیم کیا کر رہی ہے، نہ ہی اسے علم تھا کہ آج کل اس کے ممبران کی کیا مصروفیات ہیں۔ 15 دن گزرنے کے بعد اس کیس کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا، اس سے پہلے ایسی الجھن ہوئی اور خطرناک پوزیشن سے وہ کبھی 2-4 نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کا ذہن مفلوسا ہو کر رہ گیا۔ کئی دنوں سے عمران نے اسے رانا ہاؤس سے باہر نکلنے نہیں دیا تھا، اس لیے وہ سارا دن اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا اس عجیب غریب کیس کے متعلق ہی سوچتا رہتا۔ وہ جتنا بھی اس پر غور کرتا اتنا ہی وہ معاملہ پیچیدہ ہوتا چلا جاتا۔ اچانک کمرے میں ایک مخصوص سیٹی کی آواز گونجی اور بلیک زیرو اپنے خیالات کے بھنور سے نکل آیا۔ اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا۔ بٹن دبتے ہی سامنے دیوار میں لگی ہوئی سکرین روشن ہو گئی۔ سکرین پر عمران کا چہرہ نظر آیا اور بلیک زیرو نے دیکھتے ہی بٹن آف کر دیا۔ سکرین تاریک ہو گئی۔ پھر اس نے ایک اور بٹن آن کیا۔ بٹن کے آن ہوتے ہی کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ عمران اندر داخل ہوا۔ ہیلو بلیک زیرو، کیا حال ہے؟ کیسی گزر رہی ہے؟ عمران نے کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے پوچھا۔ بس جناب، گزر رہی ہے۔ بلیک زیرو کے لہجے میں مایوسی کی جھلکیاں تھیں۔ اچھا، اب تیار ہو جاؤ، فیصلہ کن وقت آ گیا ہے، عمران نے اطمینان سے اسے کہا۔ اوہ ویری گڈ، بلیک زیرو نے چونک کر سیدھا ہو گیا اور پھر عمران نے ٹائیگر کی دی ہوئی اطلاع کے مطابق تمام پلان بلیک زیرو کو تفصیل سے بتا دیا۔ اوہ، یہ تو واقعی خطرناک پلان ہے، اس طرح تو وہ یقیناً X2 کی اصل شخصیت سے واقف ہو جائیں گے۔ بلیک زیرو کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ ہاں، شور وائلی اور بلیک کلارک انتہائی ذہین اور خطرناک ایجنٹ ہیں۔ ان لوگوں نے وہ کچھ سوچ لیا ہے جو عام آدمی نہیں سوچ سکتا۔ اس کیس کے ختم ہونے کے بعد اس کا بھی انتظام کروں گا، عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو اب کیا پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ پروگرام بعد میں بتلاؤں گا، پہلے تم ایک نئی خبر سن لو کہ سیکرٹ سروس کے تمام ممبران DIA کے باقاعدہ رکن بن چکے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بلیک زیرو بوکھلا گیا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، عمران نے اسی طرح اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ بلیک زیرو کے ذہن میں ابھی تک اس خبر سے دھماکے ہو رہے تھے۔ یہ صحیح ہے، اچھا چھوڑو، وہ خود ہی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، تم اب پروگرام سن لو، عمران نے یوں اطمینان سے کہا جیسے سیکرٹ سروس کے ممبران کا دشمن تنظیم کا رکن ہو جانا اس کے لیے کوئی اہم بات نہ ہو۔ پھر عمران نے بلیک زیرو کو اپنا آئندہ پروگرام تفصیل سے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، تم تمام انتظامات کر کے پہنچ جانا، آج فیصلہ ہو ہی جائے تو بہتر ہے، عمران نے کھڑے ہو کر کہا، پھر دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔
पुराने किले की इमारत हस्बे दस्तूर मुकम्मल तारीख थी। उसके साथ ही वो मुसाफाती सड़क भी। अचानक दूर से 3 कारों के हियोले इस सड़क पर दौड़ते हुए नजर आए। कारों से शौरवाली, ब्लैक क्लार्क और बाकी साथी नीचे उतरे क्योंकि कार ख़राब हो गई थी। शौरवाली के हाथ में 2 फाइलें दबी हुई थी। वो उन्हें यूं सीने से लगाए हुए था जैसे वो हफ्ता तकलीम की दौलत से भी ज़्यादा गुराम बहा हूँ, और वाकई ऐसा था भी। कारों से उतरकर वो खुफिया सुरंग के ज़रिए अंदर ही अंदर इमारत के तहखानों में पहुँच गए, और वो सब एक बार फिर उसी हाल में मौजूद थी जहाँ इससे पहले वो अपने प्लान पर गौर कर रहे थे। शौरवाली और ब्लैक क्लार्क हॉल में मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए और बाकी साथी हॉल से निकल गए। फिर 3 और नकाबपोश अंदर दाखिल हुए और इन्होंने शौरवाली और ब्लैक क्लार्क को उनके मिशन की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इससे पहले कि वो कोई और बात करते, अचानक कमरे में तेज सीटी की आवाज़ गूंजने लगी। कोई गलत आदमी इमारत में दाखिल हुआ है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद अचानक तेज सायरन हर कमरे में गूंजने लगा। ये इंतहाई खतरे की निशानी थी। फिर इससे पहले कि वो लोगों से बाहर निकलते, हाल से बाहर मशीन गनों की गोलियां लगातार चलने की आवाज़ें आने लगीं। अचानक गोलियों की बौछार उनके सीनों पर पड़ी जब उन्होंने दरवाजे खोले और तीनों कराहते हुए ढेर हो गए। बाहर अभी तक गोलियां चल रही थी। शौरवाली और ब्लैक क्लार्क उछलकर दरवाजे की साइडों में हो गए, पर जैसे ही वो तीनों नकाबपोश अंदर दाखिल हुए, उनके रिवॉल्वरों से गोलियां निकली और 2 नकाबपोशों के हाथों से मशीन गनें निकल गई। एक नकाबपोश तो जख्मी भी हो गया। मेरे नकाबपोश ने शौरवाली की तरफ मशीन गन का फायर खोल दिया, मगर अचानक शौरवाली मुंह के बल फर्श पर लेट गया और गोलियों के बौछार उसके ऊपर से होती हुई गुजर गई। इससे पहले कि ब्लैक क्लार्क रिवॉल्वर से मशीन गन वाले पे फायर करता, एक नकाबपोश चीते की तरह उछलकर इस पर जा पड़ा। शौरवाली और ब्लैक क्लार्क के साथ अभी तक इन दोनों नकाबपोश गुत्थम गुत्था हो रहे थे। ज़बरदस्त लड़ाई हो रही थी, मगर कोई फ्रीक हार मानने को तैयार नहीं था। हैंड्स अप, खबरदार अगर कोई हरकत की। एक नकाबपोश ने शौरवाली और ब्लैक क्लार्क को चीख कर हुक्म दिया और इससे लड़ने वाले दोनों नकाबपोश उन्हें छोड़कर अचानक एक तरफ हट गए। 3 मशीन गनों की नालें शौरवाली और ब्लैक क्लार्क की तरफ उठी हुई थी, इसलिए वो हाँफते हुए हाथ उठाकर खड़े हो गए। दरवाज़ा बंद कर दो जूलिया, एक नकाबपोश ने दूसरे को हुक्म दिया, और पास खड़े नकाबपोश ने, जो दरअसल जूलिया थी, एक लपक कर हाल का दरवाज़ा बंद करके चटखनी चढ़ा थी। X2 का नकाब इस वक्त हमारे हाथ में है, सफदर ने जोर से पुर लहजे में कहा। हाँ, मगर तुमने DIA से गद्दारी की है। मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम यहाँ कत्लो गारत बर्पा कर दो, मार्टिन ने गुस्से से भरपूर लहजे में कहा। तुम भी हाथ खड़े कर दो। अचानक कैप्टन शकील ने मशीन गन की नाल मार्टिन के सीने से लगा दी और मार्टिन ने कैप्टन शकील की आंखों में छाई हुई दरिंदगी देखकर मशीन गन नीचे गिरा दी और हाथ उठा लिए। मार्टिन को भी ब्लैक क्लार्क और शौरवाली के साथ खड़ा कर दिया गया। फाइल खोल कर देखो कि X2 कौन है। तनवीर ने पहली बार जुबान खोली। इससे पहले कि सफदर को जवाब देता, अचानक हाल के रोशनदानों से गोलियां चली और इन सबके हाथों से मशीन गनें छूटकर फर्श पर जा गिरी। दूसरे लम्हे दरवाज़ा एक धमाके से टूट गया। फिर सब हैरत से सुन होकर रह गए जब उन्होंने X2 को बजाते खुद मशीन गन संभाले हाल में दाखिल होते देखा। खबरदार अगर किसी ने हरकत की। X2 की मखसूस आवाज़ हॉल में गूंजी। उसके साथ ही तकरीबन 20-25 मुसल्लह फौजी भी हॉल में घुस आए। अब सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान उनकी मशीन गनों के निशाने पर थे। सफदर, ये फाइलें मुझे दे दो, X2 ने सफदर की तरफ देखते हुए कहा। जनाब, मुझे फाइलें देने पर कोई एतराज़ नहीं, मगर इस वक्त हम अपने चैलेंज के नुक्ताए अरूज पर खड़ी हैं। आपकी शख्सियत का राज इस फाइल में बंद है। कैप्टन शकील इतना कहकर खामोश हो गया। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? X2 के लहजे में ज़ख्मी चीते की लसराहट थी। नहीं जनाब, धमकी नहीं, बल्कि अपनी जानें बचाने के लिए हम ऐसा करने पर मजबूर हैं, कैप्टन शकील ने बड़ी नरमी से कहा। तुम्हारी जानें तो इस फाइल को देखने के बावजूद भी नहीं बच सकती, क्योंकि तुम सब मुल्क दुश्मन तंजीम DIA के बाकायदा रुकन बन चुके हो। इस वक्त मेरी नज़र में तुम सब गद्दार की सी हैसियत रखते हो और गद्दार की सज़ा तुम जानते हो। X2 कड़क कर बोला। तो क्या आपका पहले वाला चैलेंज ख़त्म हो चुका है? इस दफ़ा सफदर बोला। हाँ, मेरा चैलेंज सीक्रेट सर्विस के मेंबरान से था, गद्दारों से नहीं। अब तुम्हारी सज़ा मौत है, सिर्फ मौत। X2 के लहजे में न जाने क्या बात थी कि सब मेंबरान के चेहरों पर मरूनी छा गई। मगर ये गलत है कि हम दिल से इस तंजीम के रुकन बने हैं। हम तो इस तंजीम को जड़ों से उखेड़ने के लिए शामिल हुए थे, और हमारा मकसद दरअसल यही था कि एक तो हम आपको बेनकाब करें और दूसरा इस तंजीम को जड़ से उखेड़ देंगे, कैप्टन शकील ने कहा। ये सही कह रहे हैं जनाब X2 साहब। अचानक मार्टिन बोल पड़ा और सब चौंक कर इस तरफ देखने लगे। तुम कौन हो? X2 ने कड़क कर पूछा। इनका चीफ और आपका खादिम, मार्टिन ने बड़े अजीब लहजे में जवाब दिया, और दूसरे लम्हे उसका हाथ उठा। फिर उसके चेहरे पर एक बारीक सी झुर्री उतरती चली गई और वहाँ मार्टिन की बजाय इमरान खड़ा था।
इमरान। सब लोग हैरत से चीख पड़े। एक्स2 हैरत भरी नजरों से इमरान को देख रहा था। आलिजा, आपका खादिम हाजिर है। ये दरअसल DIA के रुकन नहीं बल्कि बंदे की ज़ाती तंजीम के रुकन थे। इमरान ने झुककर मौतबाना लहजे में जवाब दिया और पहली बार सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के चेहरे पर मुसरत से खिल उठे और वो एक बार फिर इमरान की जहानत पर ईमान लाने पर मजबूर हो गए। तो ये सारा फ्रॉड तुम्हारा चलाया हुआ है। एक्स2 का लहजा इस बार नरम था। क्या करता जनाब, आपने इन बेचारों को चैलेंज ही ऐसा दे दिया था। 15 दिन तो एक तरफ रहे, ये सारी उम्र इस शर्त में कामयाब नहीं हो सकते थे। आखिर मेरे साथी थी, मैंने ही उन्हें बचाने का बंदोबस्त करना था। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इमरान, तुम्हें तो वकील होना चाहिए था। एक्स2 अब बिल्कुल नरम पड़ चुका था। फाइलें मुझे दे दो। एक्स2 ने उसी लंबे खामोशी के बाद कैप्टन शकील को हुक्म दिया। कैप्टन शकील ने बड़े मौतबाना अंदाज में आगे बढ़कर फाइलें एक्स2 के हाथ में दे दी। कुर्बान जाऊं इस फर्माबरदारी के। जनाब, आपको ऐसे फर्माबरदार हुक्म दोबारा नहीं मिलेंगे। इमरान हस्बे आदत हाँक लगाई। ठीक है, मैं अपना चैलेंज वापस लेता हूँ और मुझे खुशी है कि मुझे तुम जैसे ज़हीन और चुस्त मेंबरान मिले। एक्स2 के लहजे में नरमी थी। दूसरे लम्हे हाल एक्स2 जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सबसे ऊंची आवाज़ इमरान की थी। मेंबरान के चेहरे मुसरत से फटे रहे और वो एक बहुत बड़े और ख़तरनाक तरीन बहरान से बाहर निकल आए। लेकिन मेरा ख्याल है कि आइंदा तुम लोग मुझे बेनकाब करने की ख्वाहिश को अपने सीनों पर ही दबा दोगे, क्योंकि इसमें हम सबका और हमारे मुल्क का मुफाद है। एक्स2 ने संजीदा लहजे में कहा और सब ने बड़े जोश से इस बात का वादा किया, क्योंकि अब वो इस राज के मुफादात से अच्छी तरह वाकिफ हो गए। तुम्हें इसके लिए इमरान का शुक्रगुजार होना चाहिए। एक्स2 ने इमरान की तरफ देखते हुए तहसीन भरे लहजे में कहा और सब शुक्रगुजाराना नज़रों से इमरान की तरफ देखने लगे। इमरान यूँ शर्मा गया जैसे नाकतखंदार लड़की अपने होने वाले शौहर को देखकर शर्मा जाती है। शॉर्वाइली और ब्लैक लार्क को गिरफ्तार कर लिया गया और हेडक्वार्टर से फौजियों ने DIA के तमाम सेंटर्स में इमरान के नाम और पतों की लिस्टें बरामद कर ली और इस तरह DIA की ताकतवर तंजीम को इस मुल्क से बिल्कुल तबाह कर दिया गया। Comment, share, press the bell icon.